नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी काव्य में समाहित कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। छायावादी काव्य धारा के रूप में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रसाद और निराला के समान सुमित्रानंद पंत भी हिंदी के युग निर्माता कवि के तौर पर जाने जाते हैं। उनका जन्म प्राकृतिक स्थली अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक छोटे से गांव में हुआ। पंत जी का प्रकृति प्रेम प्रसिद्ध है। ग्राम जीवन में की कोमलता उनमें मूर्तिमान बन गई। शायद इसी कोमलता के कारण वे समाज भीरू भी हो गए। उनकी रचनाओं में ग्राम्य जीवन का चित्रण भी हमें दिखाई देता है। पंत जी कोमल, शालीन, उदात्त और गौरवमय व्यक्तित्व के धनी थे। पथ के साथी रचना में महादेवी जी ने उनकी स्त्री सुलभ कोमलता की रोचक चर्चा की है। निराला के साथ पंत जी की मैत्री उनके व्यक्तित्व के विकास में पोषक हुई। पंत जी छायावाद के प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं। पंत जी की प्रारंभिक रचनाओं में प्रकृति को माता के रूप में चित्रित किया गया है। वीणा 1916 तथा ग्राम्य 1920 में किशोर कल्पनाओं के आधार पर प्रकृति और प्रणय के सुंदर चित्र अंकित किए गए। पल्लव 1925-26 पंत जी की प्रथम प्रौढ़ रचनाएं। कुछ समीक्षकों ने तो यहाँ तक कहा है कि पल्लव की रचना के बाद पंत के कवि ने विचारक का रूप ग्रहण कर लिया। गुंजन 1932 में कवि दर्शन की ओर आकृष्ट हो गया है, किंतु उसमें भी प्रकृति चित्रण के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। ज्योत्सना एक काव्य नाटिका है। इसमें कवि ने नई संस्कृति के स्वप्न को देखने का प्रयास किया। युगांत 1936 से पंत की कविता का दूसरा युग प्रारंभ होता है। अब पंत जी प्रगतिवादी कवि के रूप में उपस्थित होते हैं। युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940 प्रगतिवादी धारा की रचनाएं हैं। मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति पतनोन्मुख है। उसका अंत अवश्यंभावी है। उसकी तुलना वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पत्तों से की जा सकती है। अब तो जनतंत्रवादी नई संस्कृति का उन्मेष होने वाला है। युगवाणी में समाजवादी विचारधारा का प्रचार हुआ है। ग्राम्य में भी कवि उदार मानवतावादी दृष्टि को अपनाकर सामाजिक आर्थिक शोषण का विरोध करता है और ग्राम्य में प्रगतिवादी जीवन दर्शन दिखाई देता है। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1948, युगांतर 1948, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, उत्तरा 1959 आदि रचनाओं में पंत दार्शनिक बन गए हैं। दार्शनिक रूप उभर करके सामने आता है। इन रचनाओं में कवि पर अरविंद के दर्शन का गहरा प्रभाव प्रकट होता है। कवि की अभिव्यक्ति पर रहस्यवादी आवरण पड़ा है।
इससे दुर्बोधता बढ़ गई। इन संग्रह में पंत का प्रतीक विधान इतना उलझा हुआ प्रतीत होता है कि कविता का भाव सूत्र पाठक की पकड़ में अच्छी तरह से नहीं आ पाता। अंतः चेतनावादी रचनाओं में पंत ने कहीं कहीं यौन प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, जो उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है और उलझने भी पैदा करता है। किंतु पंत जी की ये उल्लेखनीय विशेषता के कुंठावादी स्वरों के बीच में भी वे आध्यात्मिक आस्था का सहारा लेकर खड़े हैं। उनके दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष में स्थिरता और संतुलन है। पंत जी ने भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के समन्वय के लिए प्रयास किया है। इस लक्ष्य को कई आलोचकों ने अव्यवहारिक कहकर उनका उपहास किया है, किंतु इस प्रयास के पीछे पंत के मन में जनहित की भावनाएं, उनकी कविता का आदर्श लोक कल्याण की कामना ही है। पंत जी का सबसे बड़ा योगदान काव्य भाषा के संस्कार में। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, किंतु वह फिर भी कर्ण कटु तथा कर्कश शब्दों से भरी थी। कोमल कांत पदावली का प्रयोग करके उस भाषा को काव्य के उपयुक्त माध्यम का रूप देने में पंत का महान योगदान रहा है और इसी कारण से खड़ी बोली में माधुरी का भाव के आविष्कारता के रूप में पंत को जाना जाता है। उनको छायावादी युग का महान शब्द शिल्पी यदि हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे शब्दों की आत्मा को पहचानते हैं और भाव के अनुरूप नाद माधुरी की भी योजना करते हैं। पंत की रचनाओं में उनका भाव पक्ष भरा पड़ा है। पंत जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि है और प्रकृति में सौंदर्य को देखते हैं और उसी सौंदर्य के कारण प्रकृति पंत जी के भाव पक्ष की प्रथम विशेषता है, वह है सौंदर्य की अनुभूति। पंत जी सुंदरम के कवि के रूप में ख्यात हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का व्यापक चित्रण किया है। प्रकृति के कोमल रूप का ही उन्होंने चित्रण किया है। प्रकृति के भयानक रूप का तो चित्रण उनकी रचना परिवर्तन में दिखाई देता है। पंत जी की धारणा रही है कि जो सुंदर है वही शिव है, रूप है, और जो शिव रूप है वही सत्य है। कवि ने प्रकृति और नारी सौंदर्य के मनोरम चित्र प्रस्तुत किए। प्रकृति के सौंदर्य को तो उन्होंने अपनी रचना एक तारा, नौका विहार, बादल, आंसू आदि में किया है। भावी पत्नी के प्रति आदि कविताओं में नारी सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है। प्रगतिवादी रचनाओं में कवि ने कूड़ा ढोती मजदूरनी में भी सौंदर्य के दर्शन उपस्थित किए। भाव पक्ष की दूसरी विशेषता है प्रेम अनुभूति। ग्रंथि पंत का प्रेम काव्य है। इसमें वियोग और उससे होने वाली मार्मिक वेदना का चित्रण किया गया है। वियोग और उससे पैदा होने वाली वेदना का मार्मिक चित्रण ग्रंथि में दिखाई देता है और कवि ने तो कविता का जन्म ही वियोग से माना है और कवि ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। रस्यानुभूति। प्रकृति में कवि को किसी अदृश्य सत्ता का आभास हुआ है और ये अदृश्य सत्ता ही परम सत्ता है। इस अदृश्य सत्ता, परम सत्ता, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा रही है। मौन निमंत्रण नामक कविता में कवि की रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। चौथा है जीवन दर्शन। पंत जी
प्रारंभ से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं, किंतु बाद में वे जीवन प्रेमी भी हो गए। प्रगतिवादी रचनाओं में उन्होंने जन समस्याओं पर भी विचार और मंथन किया है। उनके काव्य पर गांधी, मार्क्स, रविंद्रनाथ, अरविंद और विवेकानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव रहा है। फिर भी उन्होंने जो कुछ लिखा है वह मौलिक प्रतीत होता है। वे मानव कल्याण का मार्ग खोलने के लिए प्रयत्नशील रहे। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, ये कहकर के कवि मानव हित की बात कहते हैं। कल्पना सौंदर्य। पंत जी की कल्पना बहुत तीव्र है। कल्पना से वे साधारण से विषय को भी अत्यंत सुंदर, आकर्षक और प्रभावी बनाकर जन सामान्य के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। छाया के लिए कवि ने कल्पना के बल पर बहुत से उपमान जुटा दिए हैं। कल्पना का उपयोग किए जाने से कथ्य का एक चित्र सा हमारे मन में उभर आता है। ग्राम्य चित्रण। पंत जी का ग्रामीण लोगों के जीवन से घनिष्ठ संबंध तो नहीं रहा, किंतु मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने किसानों, मजदूरों और दीन दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति और सद्भाव का भाव रखा है। ग्राम्या पूरी तरह गांवों और ग्रामीणों के वर्णन से युक्त है। वह बुढ़ा, ग्राम्य युवती, धोबियों का नृत्य आदि बहुत सी कविताएं ग्रामों की स्थिति पर प्रकाश डालती है। कवि पंत में समय के अनुसार कई परिवर्तन आए। प्रारंभ में वे छायावादी रहे, फिर प्रगतिवाद की ओर अग्रसर हुए, फिर जीवन दर्शन उनका अरविंद के दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने रचनाएं की। इस तरीके से उन्होंने हिंदी भाषा को काव्य रचने में समर्थ बनाने में और हिंदी काव्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद।